हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है पावर ऑफ नॉलेज लीगल मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, कंपटीशन की तैयारी में संलग्न होंगे और जो ये इकोनॉमिक सीरीज़ चल रही हैं इसका भरपूर प्रयोग कर रहे होंगे। आज हम इकोनॉमिक्स के दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जानेंगे, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, इसको आज हम ले रहे हैं ताकि आपके बेसिक्स भी क्लियर होते चले कि कैसे डिमांड एंड सप्लाई अफेक्ट करता है इकॉनमी को। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड, डिमांड क्या है? ठीक है, मांग जिसे बोलते हैं ना हिंदी में। शुरू करते हैं। डिमांड सिंपली रिफर्स टू अ कस्टमर्स डिज़ायर टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट हेजिटेशन एंड पे द फुल प्राइस। यानी कि डिमांड क्या है, सिंपली अगर जानना चाहेंगे तो क्या जानेंगे कि किसी कस्टमर की डिज़ायर किसी सामान को परचेज करने के लिए और या फिर किसी सर्विसेज को अवेल करने के लिए। ठीक है, बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी संकोच के। कि सिंपली पुट डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ थिंग्स दैट कस्टमर्स आर विलिंग टू बाय एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। अब इसकी थोड़ी सी टेक्निकल यानी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन जान लेते हैं। तो डिमांड क्या है? क्वांटिटी ऑफ थिंग्स है, यानी कि जो कि कस्टमर क्या कर रहा है, उसके लिए प्राइस भी दे रहा है ना। ठीक है, वो बाय करना चाह रहा है, पहले तो किसी वस्तु को बाय करने की जो इच्छा है, और उसके प्राइसेस भी अलग अलग हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में, किसी एक निश्चित विशेष तौर पे एक जो टाइम पीरियड होगा उसके लिए कहा गया। इट इज़ डिफाइंड बाय प्रेफरेंसेस एंड चॉइसेस, यानी कि आपकी प्रेफरेंस, यानी कि आप प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? आपकी प्राथमिकताएं, जिसकी जिसकी भी ज़रूरत होगी उस हिसाब से। चॉइसेस मतलब विकल्प जो आपके पास हैं, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, एडवांटेजेस, प्रॉफिट एंड अदर फैक्टर्स। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। दैट इज़ द नंबर ऑफ द गुड्स चोजन बाय कस्टमर इज बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी। भाई कॉस्ट तो डिपेंड करेगी। ठीक है, द कॉस्ट ऑफ अदर कमोडिटीज, द कस्टमर वेजेस एंड देयर प्रेफरेंसेस। समझ गए? ओके, फाइन। अब देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, यानी कि डिमांड के क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं। ठीक है, क्या क्या होते हैं? एक तो पहला आता है प्रोडक्ट कॉस्ट। ये क्या है? एज द प्राइस ऑफ द कमोडिटी वेरीज सो डज द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट। जैसे जैसे किसी भी कमोडिटी की प्राइस वेरी करती है, मतलब ऊपर नीचे होता है, उसी हिसाब से फिर डिमांड का भी ऊपर नीचे होता है। पीपल्स डिसीजन टू बाय अ प्रोडक्ट आर ओनली कंसिस्टेंट इफ़ ऑल अदर क्राइटेरिया स्टे कांस्टेंट। यानी सारे जब क्राइटेरियाज कांस्टेंट होंगे, यानी बदलेंगे नहीं, तभी उसकी डिमांड भी निश्चित हो पाएगी, यानी कंसिस्टेंट रहेगी। ठीक है, दूसरा डिटर्मिनेंट क्या है? कंज्यूमर इनकम। समझ रहे हैं, टाइटल से ही समझ में आ रहा है कि कंज्यूमर की इनकम भी, जो उपभोक्ता है उसकी जो इनकम है, उसकी जो आय है, उस पर भी डिपेंड करता है। एज कंज्यूमर इनकम राइजेज द नंबर ऑफ कमोडिटीज डिज़ायर्ड राइजेज एज वेल। देखिए, समझ गए ना, जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ती है उसी पर उसकी इच्छाएँ बढ़ती हैं। कमोडिटी यानी कि किसी भी वस्तु को खरीदने की चाह भी बढ़ती है। ठीक है, सिमिलरली इफ़ इनकम डिक्लाइंस, यानी अगर इनकम घटती है, डिमांड डिक्लाइंस, डिमांड भी घट जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर इनकम इंक्रीजेज, यू मे इंक्रीज योर डिमांड फॉर ड्यूरेबल्स लाइक वीडियो रिकॉर्डर्स एंड रेफ्रिजरेटर्स। तीसरा देखिए इसमें क्या है? कॉस्ट ऑफ लिंक्ड गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि इफ़ द प्राइस ऑफ वन आइटम राइजेज, डिमांड फॉर द कंप्लीमेंट्री प्रोडक्ट फॉल्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ द प्राइस ऑफ ब्रेड राइजेज। इसमें एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी मतलब यहाँ पे ब्रेड का एग्जाम्पल लेंगे, अगर ब्रेड का जो प्राइस है वो बढ़ता है तो क्या हो जाएगा? द डिमांड फॉर बटर फॉल्स। तो इसमें बता रहे हैं बटर का डिमांड गिर जाएगा। सिमिलरली इफ़ द प्राइस ऑफ वन कमोडिटी राइजेज, द डिमांड फॉर सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट राइजेज एज वेल। यानी कि अगर किसी कमोडिटी का सब्सटीट्यूट है तो उसकी मांग फिर बढ़ जाएगी। अगर यहाँ पे किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है, उसका जो सब्सटीट्यूट होगा तो उसकी कम होगी, तभी तो वहाँ खरीदने जाएंगे, तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, इंक्रीजेज इन द प्राइस ऑफ टी फॉर एग्जाम्पल विल इंक्रीज द डिमांड फॉर कॉफ़ी वाइल डिक्रीजिंग द डिमांड फॉर टी। समझ गए? अब देखिए इसमें क्या है, अगला क्या इसमें डिटर्मिनेंट्स हैं? चेंजेस इन एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, एक्सपेक्टेशंस कैन ऑल्सो इम्पैक्ट डिमांड। द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ राइज इन प्राइस इन द फ्यूचर रिजल्ट्स इन एन इंक्रीज इन डिमांड। जैसे मान लीजिए अभी आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भाई आगे जाके किसी भी इस पर्टिकुलर कम्युनिटी की प्राइस बढ़ सकती है, तो क्या होगा? इस समय पे आप क्या करेंगे? ज़्यादा खरीद लेंगे।
तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी फिर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ बायर एक्सपेक्ट्स दैट द प्राइस ऑफ अ शुगर विल गो अप इन द फ्यूचर, द डिमांड फॉर शुगर टुडे इंक्रीजेस। समझ गए वही जो मैंने समझाया। नेक्स्ट इसमें है बायर्स इन द मार्केट, ठीक है। देयर विल बी मूवमेंट इन डिमांड इफ़ द क्वांटिटी ऑफ बायर्स फॉर अ कम्युनिटी इज़ मोर और लेस। देखिए क्या होता है ना, अगर जैसे बायर्स आपके क्या बोले, देयर विल बी अ मूवमेंट इन डिमांड, यानी कुछ ना कुछ ऊपर नीचे होगा डिमांड में। अगर बायर्स लो की मतलब नंबर ऑफ बायर्स अगर बढ़ जाएंगे, ठीक है, इफ़ द क्वांटिटी ऑफ बायर्स फॉर अ कमोडिटी इज़ मोर और लेस, ठीक है, समझ गए। अब देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट द इफ़ द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट राइजेज द क्वांटिटी रिक्वेस्टेड ऑफ दैट कमोडिटी डिक्रीजेड, ऑल अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इसमें कह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी क्वांटिटी जो होगी, क्वांटिटी रिक्वेस्टेड ऑफ द कमोडिटी डिक्रीजेज, उसका जो डिमांड होगा वो गिर जाएगा, अदर फैक्टर्स अगर कांस्टेंट है तो। इसके कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इट एक्सप्लेन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड द क्वांटिटी डिमांडेड, दैट इज द, क्या समझा रहे हैं, राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज फॉलोड बाय अ कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड एंड फॉल इन प्राइस इज फॉलोड बाय एक्सटेंशन इन डिमांड। जैसे मान लीजिए, समझ गए, सिंपल है, जैसे मान लीजिए किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ रही है तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाए, क्यों खरीदेंगे अगर बहुत बढ़ जाएगा तो। अगर फॉल होगा प्राइस तो डिमांड बढ़ जाएगी, ठीक है, यही बताया। डिमांड कर्व जान लीजिए। तो डिमांड कर्व इज़ अ क्या बता रहे हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस ऑफ अ गुड और सर्विस एंड द नंबर ऑफ पीपल हु वांट इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसमें देखिए एक लाइन में किसी क्वांटिटी को रख लिया, इसमें हमने प्राइस डाल दिया, ठीक है। कर्व तो बनाना जानते हैं कैसे रिप्रेजेंट होता है। तो उसमें यही चीज़ बता रहे हैं कि किसी पॉइंट पे मान लीजिए डिमांड इतनी थी, फिर उसके बाद प्राइस बढ़ा तो फिर क्या होगा, डिमांड घट जाएगी, यही सब बता दिया है, ठीक है, फाइन। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि आप समझते हैं ना उसको, जो इसको हिंदी में कहते हैं एक तरह से खिंचाव जो होता है, खिंचाव इन द सेंस कि उसकी कितना वो तक बढ़ सकता है, कितना उसमें इलास्टिसिटी है। तो कैसे इसको बताते हैं, द लॉ ऑफ डिमांड एक्सप्लेन्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंजेस इन द प्राइस। सभी को पता है प्राइस में चेंज आएगा तो डिमांड में भी चेंज आएगा। इट फेल्स टू एक्सप्लेन द रेट ऑफ चेंज इन डिमांड ड्यू टू अ गिवन change in price. The elasticity of demand explains the rate of change in quantity demanded due to change in price. यही बताता है कि वो कितना बढ़ सकता है, कितना घट सकता है, ये सारी चीज़ें ही बताता है, ठीक है। रेट ऑफ चेंज ना इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू गिवन चेंज इन प्राइस, ओके फाइन। ऑन द वन साइड इवन फॉर लिटिल प्राइस चेंजेस द डिमांड फॉर एन आइटम माइट फ्लक्चुएट ड्रामेटिकली, ठीक है, थोड़ा सा भी चेंज आएगा तो उसी हिसाब से डिमांड में भी चेंज आएगा। प्राइस घटेगा डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा डिमांड घटेगा, यही होता है इसमें, ठीक है, फाइन। अब देखिए इसमें एक्सेप्शंस कुछ हैं लॉ ऑफ डिमांड के, क्या हैं। तो एक इसमें शब्द आता है गिफन गुड्स, क्या होते हैं ये, दीज गुड्स डू नॉट ओबे द डिमांड कर्व, ये ओबे नहीं करता, ये पालन नहीं करता डिमांड कर्व का। क्या करता है, वन ऑफ द मोस्ट नोटेबल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफन items is that as the price rises so does the quantity required. For example, the Irish potato famine is a prime example of Giffen products. Although the potato famine in Ireland did not reduce potato consumption, it did increase consumption because potatoes are a mainstay in the Irish diet, ठीक है। During the famine, when the price of potatoes skyrocketed from its normal level, people saved money और more expensive goods। मतलब कह रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, जैसे कई बार क्या होता है कि मान लीजिए गिफन गुड्स का मतलब ही है कि ये उसके डिमांड कर्व को नहीं फॉलो करता है, प्राइस बढ़ता है तो भी डिमांड बनी रहती है, ठीक है, ये बता रहे। जैसे उन्होंने आयरिश एक पोटैटो है, यानी आयरलैंड में कोई एक पोटैटो है, वहाँ हो सकता है कि वहाँ की जो लोग हैं वो पोटैटो को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी डिश में रहता ही रहता है, वो बनाते होंगे डिश तो उसमें पोटैटो रखते होंगे, उनकी डाइट का ये पार्ट होता है। तो वही यहाँ पे बता रहे हैं
कि इस तरह उन्होंने क्या किया, एक्सपेंसिव फूड्स लाइक मीट एंड बॉट मोर पोटैटोज टू स्टिक। उन्होंने क्या किया, मनी सेव किया मीट के लिए और पोटैटो के लिए, तो वो अपनी डाइट से स्टिक रह सकें, मतलब उसमें वो बहुत एक तरह से उनको इतना पसंद नहीं रहा होगा। तो एज द प्राइस ऑफ द पोटैटोज इंक्रीज सो डिड डिमांड, ठीक है, यही हुआ इसमें, रिजल्टिंग इन कंप्लीट इन्वर्जन ऑफ द लॉ ऑफ सप्लाई एंड डिमांड, बिल्कुल उल्टा हो गया। वेबलन गुड्स क्या होते हैं, सम प्रोडक्ट ग्रो मोर सिग्निफिकेंट एंड वैल्यूएबल एज द प्राइस और कॉस्ट राइजेज। If an item, product or a service is expensive, its worth, value and utility are perceived to be higher and demand for that product or service as a result. For example, a Rolex watch or a Porsche car is a desirable because of their high price and associated status symbol. यानी सभी को पता है कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आजकल एप्पल का वॉच हो गया या एप्पल का लैपटॉप हो गया या एप्पल का आप ले लीजिए फ़ोन हो गया, कितनी डिमांड इसकी रहती है ना, क्योंकि उसमें कुछ एक सर्टेन लोग हैं जो चाहे जितनी प्राइस हो उसकी खरीदते हैं, तो ये सारे एक्सेप्शंस हो जाते हैं। इसमें इन्होंने रोलेक्स वॉच का एग्जांपल लिया है, ठीक है। पॉर्श कार बहुत महंगी होती है, ठीक है, करोड़ों में है इसका प्राइस। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई जान लेते हैं हम। सप्लाई इज एन इकोनॉमिक प्रिंसिपल डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट अ सेलर इज विलिंग टू गिव इन द मार्केट एट अ स्पेसिफिक प्राइस एंड सर्टेन टाइम फ्रेम। समझ रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं तो उसमें सेलर का आएगा रूल। वेरियस एलिमेंट्स सच एज प्राइस, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, गवर्नमेंट लेजिस्लेशन एंड टेक्नोलॉजी हैव एन इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी. It is controlled by a law of supply which maintains that there is direct relationship between a product's supply and price while all other parameters remain constant. इसमें भी वही कर रहे हैं, तो term supply always used to relate the cost of anything, ठीक है, किसी भी कॉस्ट, कोई भी प्रोडक्ट की कॉस्ट जो होती है और वो जो सेलर उसको सेल करता है। लॉ ऑफ सप्लाई जान लेते हैं। तो लॉ ऑफ सप्लाई एसर्ट्स दैट विद ऑल अदर वेरिएबल्स हेल्ड कांस्टेंट, यानी सारे और जो वेरिएबल्स हैं उनको कांस्टेंट अगर रखते हैं तो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड आर डायरेक्टली रिलेटेड. टू पुट इट अनदर वे, बायर्स prices rise, providers increase their supply of that good on the market. If the price of a commodity increases, its quantity supplied increases, and if the price of a commodity decreases, the quantity supplied also decreases. यानी ये डायरेक्टली चीज़ें हैं. मान लीजिए किसी कॉमोडिटी की प्राइस घटा रहे हैं तो उसकी सप्लाई भी घट रही है, ठीक है, समझ गए. उसकी प्राइस बढ़ रही है तो डिमांड यानी बढ़ रही है, ठीक है, तो उसकी सप्लाई भी बढ़ रही है. ओके, fine. The law of supply illustrates the behavior of producers in response to the price fluctuation in goods and services. When a goods यानी किसी भी goods का price बढ़ता है तो provider increases supply in order to profit करने के लिए फिर वो supply भी बढ़ा देते हैं from the higher price. For example, vegetable vendors will try to make available more vegetables for sale when the vegetable prices are high and relatively less when the prices are low. Supply curve क्या होता है अब देख लीजिए थोड़ा सा इसमें. As the commodity of price increases, the quantity supplied of the commodity also increases. This relation is depicted in the diagram. ठीक है, जैसे जैसे वो बढ़ता है वो भी बढ़ता जाता है. ओके, फाइन. अब इसके डिटर्मिनेंट्स जान लेते हैं फिर सम अप करते हैं. इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं? पहला है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, समझ गए. कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन समझ गए, क्योंकि देखिए क्या है ना कि इसमें नेचुरल कंडीशंस भी देखिए डिपेंड करती हैं, इसमें ट्रांसपोर्टेशन कंडीशंस भी डिपेंड करती हैं, टैक्सेशन पॉलिसीज़ भी डिपेंड करती हैं, ठीक है, प्रोडक्शन टेक्निक्स है, ठीक है, फैक्टर प्राइसेस एंड देयर अवेलेबिलिटी एंड प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स. अब इसको अलग अलग थोड़ा सा डीप में समझ लेते हैं. तो प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट क्या है? द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्राइवर्स ऑफ इट्स सप्लाई वाइल अदर पैरामीटर्स स्टेट कांस्टेंट एंड इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज इट्स सप्लाई एंड वाइस वर्सा. समझ गए? जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है सप्लाई भी बढ़ती है. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानते हैं, इट इज द प्राइस पेड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स दैट विल बी सोल्ड टू द कस्टमर्स. द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड द सप्लाई ऑफ गुड्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल. तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ही होगा, ठीक है. नेचुरल कंडीशंस में क्या है? क्लाइमेटिक चेंज हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टेन प्रोडक्ट्स. फॉर एग्जांपल, व्हेन द मॉनसून अराइव्स ऑन टाइम द क्वांटिटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंक्रीजेज. जैसे मान लीजिए मौसमी जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे मान लीजिए आम आता है मौसम में, तो जैसे जैसे मौसम मतलब मानसून आता है उसी हिसाब से फिर चीज़ें भी आती हैं. फिर ट्रांसपोर्टेशन कंडीशंस में क्या बता रहे हैं? अराइज इन द सप्लाई ऑफ कमोडिटीज़ इज़ द रिजल्ट ऑफ द इम्प्रूव ट्रांसपोर्टेशन. यानी
ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अच्छी है तो सप्लाई भी अच्छी ही होगी, बढ़ेगी, ठीक है। टैक्सेशन पॉलिसीज़ पे भी डिपेंड करता है। द गवर्नमेंट टैक्स पॉलिसी ऑल्सो ऑपरेट एज अ सप्लाई साइड रेगुलेटर। द सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी रिड्यूस इफ द टैक्स रेट्स आर हाई। अगर टैक्स रेट ज़्यादा हाई होते तो फिर उसकी सप्लाई कम हो जाती, कम रहेगा, एक मिनिमम जो उसका मापदंड रखेंगे तो फिर अच्छी सप्लाई होगी मार्केट में, ठीक है। प्रोडक्शन टेक्निक्स जान लीजिए। द सॉर्ट ऑफ प्रोडक्शन टेक्निक्स यूटिलाइज हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द कमोडिटीज़। लो आउटपुट ड्यू टू ऑब्सोल्यूट प्रोसेस फर्दर रिड्यूसेस द सप्लाई ऑफ द कमोडिटीज़। यानी कि कई बार क्या होता है, बहुत लो आउटपुट है, यानी कि आपने प्रोडक्शन में चीज़ें डाली लेकिन उसका आउटपुट बहुत लो है, तो भी क्या होता है कि सप्लाई कम कर देता है इस चीज़ को, ठीक है। अगला है फैक्टर प्राइसेस। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन सच एज रॉ मटेरियल्स, मशीनरी, इक्विपमेंट एंड लेबर आर ऑल इंपॉर्टेंट इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स। वो भी वेरी, मतलब लेबर ही नहीं मिल रहे हैं तो सप्लाई कैसे होगी, ये सारी चीज़ें। प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, यानी उसके रिलेशन में जो गुड्स हैं उसकी प्राइसेस ऑफ अल्टरनेटिव्स एंड कम्प्लीमेंट्री गुड्स हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्ट सप्लाई, ठीक है, समझ गए। अब देखिए इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ अ सप्लाई इज अ मैट्रिक दैट क्वांटिफाइज हाउ सेंसिटिव अ क्वांटिटी इज टू चेंज इन इट्स प्राइस। टू पुट इट अनदर वे, क्या बता रहे हैं, द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज अ क्वांटिटेटिव relationship that exists between product supply and its price, ठीक है। businesses use this data in order to determine how fast and efficiently they can respond to changing market conditions. This is especially true when it comes to the price fluctuations. समझ गए। इलास्टिसिटी का मतलब ही यही होता है कि जो जितना वो बढ़ सकता है, जितना उसका में खिंचाव आ सकता है, वो सारी चीज़ें, कितना उसमें प्राइसेस में आ रहा है फ्लक्चुएशन, उस हिसाब से सप्लाई में भी होता ही होता है, ठीक है, वही बता रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आगे हम कुछ और इकोनॉमिक्स के इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स को जानेंगे, न्यू कॉन्सेप्ट्स लेकर के आएँ। कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे हम फोकस करेंगे ताकि हम क्वेश्चंस को आराम से कर सकें। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, कल मिलते हैं। हैव अ नाइस डे।